नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग घटना सार के सार को पढ़ेंगे जिसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो है कवर किया गया है। अप्रैल 2022 से लेके सितंबर 2022 तक। तो ये जो करंट अफेयर रहेगा एकदम मारक करंट अफेयर है जो आगामी सभी परीक्षाओं को केंद्र में रख के आपके लिए लाया गया है और विशेषकर 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पेट परीक्षा को लेके उसके बाद भी। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो इसके महत्व को तो समझा जा सकता है क्योंकि इससे पहले भी हम लोग घटना सार के निचोड़ की एक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें जो है वही पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एकदम सूक्ष्म और सीमित कंटेंट आपको दिया जा रहा है, लेकिन मारक कंटेंट है। गागर में सागर की अवधारणा को लेकर तैयार किया गया है। तो सबसे पहला जो सवाल है, कूनू राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में है? क्योंकि 8 चीते जो हैं यहाँ पे लाए गए हैं। साथियों, 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। कहाँ से लाए गए? बिडहाक। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिडहाक जो है राजधानी है कहाँ की? नामीबिया की। काफ़ी चर्चा में रहा है और मोदी जी के जन्मदिन की बात है साथियों, इस दिन इनको छोड़ा गया है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एमपी में। एमपी के श्योपुर जिले में स्थित है। किस विमान से लाया गया? तो बोइंग 747 से। किस दिन? 17 सितंबर 2022। स्वाभाविक सी बात है, अब आपको मोदी जी का जन्मदिन भी याद हो जाएगा, तो इसी दिन ये डेट जरूर याद रखिएगा, 17 सितंबर 2022। इनमें चीतों में 3 नर हैं और 5 मादा हैं। तो यहाँ से कंप्लीट हुआ ये एक क्वेश्चन। देखने में एक क्वेश्चन है लेकिन कई सारे क्वेश्चनों को लिए हुए है ये अपने आप में। कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो कि चर्चा में रहा है। फिर G20 2023 की बात करते हैं। कहाँ इसका आयोजन होगा? पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका आयोजन 2023 में भारत में होगा। कब होगा? सितंबर 2023 में। कहाँ? एनडी बोले तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा इसकी। इससे पहले साथियों चर्चा थी कि इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, लेकिन अब जो है ये बात निश्चित हो गई है कि सितंबर 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्या है ये? एक अंतर सरकारी जीपी बोले तो ग्रुप है, अंतर सरकारी संगठन है। मतलब जो देश हैं उनकी सरकारों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन है। कौन कौन इसमें शामिल है? जैसा कि नाम से विदित है, G20 बोले तो 20 देश इसमें शामिल हैं। वो विकासशील भी हैं और विकसित भी हैं। इंडिया, JPN का मतलब जापान, CHI का मतलब चाइना, USA और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, पाकिस्तान और रूस इसका हिस्सा नहीं है। यूरोपियन यूनियन बोले तो EU इसका हिस्सा है। बात करें कि G20 का योगदान अक्सर PCS में पूछ लिया जाता है। जनसंख्या साथियों पूरे विश्व की कितनी कवर करता है G20? 65%, या फिर कहें तो 2/3। व्यापार 75% और GDP में योगदान कितना है? 85%। तीनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? 8 सितंबर 2022 को। ये डेट भी महत्वपूर्ण है। क्या है साथियों? राष्ट्रपति भवन से लेकर IG बोले तो इंडिया गेट तक का जो मार्ग है उसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। इसको जो है सुसज्जित किया गया है। और यहाँ पे SCB बोले तो सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। इससे पहले यहाँ पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित थी जो ब्रिटिश किंग था साथियों। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये राजधानी को कलकत्ता से उठाकर दिल्ली लेके आया था। कब? 1911 में। और 1912 में उसको घोषित कर दिया गया था। तो साथियों जो महत्वपूर्ण इमारतें थीं जो एक राजधानी के लिए आवश्यक होती हैं, उनके निर्माण का ठेका जो है इंजीनियर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। ये दोनों नाम भी याद रखिए। इसीलिए इस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। अक्सर प्रधानमंत्री जी को बोलते पाया जाता है। तो सेंट्रल विस्टा साथियों क्या है?
मार्ग है कहाँ से कहाँ तक का? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का। लंबाई इसकी जरूर रट लेना, 3.2 किलोमीटर है। और इसका पहले सर्वप्रथम इसका नाम किंग्स वे था, उसके बाद राजपथ हुआ और अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। केंद्र और असम सरकार ने जो है मिलकर 8 विद्रोही समूहों को, जो कि पूर्वोत्तर में हिंसा को भड़काते रहते हैं, तो ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। किसके बीच? विद्रोही समूह, असम सरकार और केंद्र सरकार, तीनों ने मिलकर किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने समूह शामिल थे, तो याद रखना है 8 विद्रोही समूह शामिल थे। समझौता हुआ है, मतलब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी साथियों। इनके जो गुट होते हैं उनमें से इंसानियत का मतलब एक तरह से नामो निशान ही मिटा दिया जाता है। जो लोग शामिल होते हैं उनके अंदर जो भावना होती है इंसानियत की, उसको समाप्त करने के लिए ये होता है कि कभी कभी क्या इनकी लोगों की नसबंदी करा दी जाती है, ताकि ये बच्चे ना कर पाएँ। और बच्चे नहीं होंगे तो इनका परिवार से लगाव नहीं होगा, परिवार से लगाव नहीं होगा तो और ज़्यादा कट्टरता के साथ ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो इस भावना के तहत ये सब होता है। तो गवर्नमेंट ने लक्ष्य भी रखा है पूर्वोत्तर को विद्रोहियों से मुक्त कराने का। कब तक के लिए? 2024 तक के लिए। कैसे याद रखेंगे? 2024 में इनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, मतलब वर्तमान सरकार का। फिर बात करें हरिद्वार की, काहे चर्चा में है? नीति आयोग ने रैंकिंग जारी की, उसमें इसको प्रथम स्थान मिला है। दैट इज सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। क्या लाभ मिलेगा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद? 3 करोड़ का आवंटन इसको किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्यों? इसके सामाजिक आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। पीयूष गोयल ने इसको संभालने का जिम्मा लिया है, मतलब ये जो है उस पर नज़र रखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से जो फंड इसको मिलेगा वो किन किन क्षेत्रों में और कितना जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी। क्या होगा इसमें? जिले चुनकर समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अभी तक 112 चुने गए थे, उन 112 में हरिद्वार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें HDR बोले तो हरिद्वार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे एक सवाल PCS में भी पूछा गया था साथियों, पिछली बार उत्तर प्रदेश के जिले पूछ लिए गए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान रिपोर्ट किसने जारी की है साथियों? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने जारी की है सितंबर 2022 में। याद रखना है 2018 और 19 के आंकड़े हैं, लेकिन इसको जारी किया गया 2022 में। तो क्या है इसकी जो मुख्य बात जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है? प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च जो है वो बढ़ गया है। कितना प्रतिशत बढ़ा है ये रट लो। फिर एक कितना था पहले? 1042 रुपये प्रति व्यक्ति था, और अब जो है कितना हो गया है? 1815 रुपये। तो दोनों को रट लेना है। 1815 हो गया है और 74% का इजाफा हुआ है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज महत्वपूर्ण है साथियों। वैसे भी जितना भी दिया जा रहा है कंटेंट टोटल महत्वपूर्ण है। तो भारत के इस नेटवर्क में भारत के पहले 3 शहर, मतलब पहली बार 3 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं वो शहर? त्रिशूर हो गया, नीलाम्बुर हो गया और वारंगल। त्रिशूर और नीलाम्बुर दोनों जो हैं केरल के हैं। KRL का मतलब केरल है। अपनी विशेषता के लिए इनको शामिल किया गया है। त्रिशूर जो है आभूषण उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नीलाम्बुर कृषि और मिश्रित जो सामाजिक प्रणाली है वहाँ की, ग्रामीण और शहरी, उसके लिए इसको शामिल किया गया है। वहीं वारंगल तेलंगाना में स्थित है, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए इसको शामिल किया गया है। साथियों अब बात की जाए, सवाल उठता है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज ये तैयार कौन करता है? तो याद रखना है यूनेस्को इसको तैयार करता है, यूनेस्को। और हमको पता है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को करे इसको कहाँ? पेरिस में। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है?
पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। और किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना है, सीन नदी के किनारे स्थित है, पूछ लिया जाता है। तो ये 3 शहर जो हैं शामिल किए गए हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, जो सीखने के लिए या फिर नवाचार के लिए अग्रसर सिटी हैं पूरे वर्ल्ड की, उनके नेटवर्क में इसको शामिल कर दिया गया। अब क्या होगा, जो उसमें नेटवर्क में और जितनी सिटीज़ हैं उनसे ये अपने विचारों का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके एक दूसरे से सीखने और सिखाने का काम करेंगी। इससे इन शहरों का सामाजिक आर्थिक उन्नयन होगा। बात करें ये प्रोग्राम कब शुरू किया था यूनेस्को ने, तो 2013 में शुरू किया था। 2022 में साथियों इसमें 77 शहर शामिल किए हैं। और ये भी याद रखना, कीव जान रहे होंगे किसकी राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है। और डरबन दक्षिण अफ्रीका का शहर है। इन दोनों को भी इसमें जगह मिली है। तो ये दोनों शहर महत्वपूर्ण हैं, बड़े शहर हैं और चर्चित हैं, इसलिए इनको अपने जहन में रखिएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र साथियों कहाँ उद्घाटित किया गया है? HDB बोले तो हैदराबाद में। फिर दूसरा है, स्वयं की इंटरनेट सेवा स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है, ये भी याद रखना है। भारत का पहला नेजल वैक्सीन मंजूरी दे दी गई है किसके द्वारा? DCGI, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर नहीं साथियों, गलत हो गया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। निर्माता कौन है साथियों इस वैक्सीन का? भारत बायोटेक, इसका नाम भी सुना सुनाया है। इसने एक और वैक्सीन का निर्माण किया था, उसका नाम क्या है साथियों? कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन शुरुआती 2 टीके थे, जो आप लोगों ने 2 में से कोई ना कोई जरूर लगवाया होगा। तो जैसा कि नाम से विदित है, नेजल वैक्सीन है, मतलब नाक के द्वारा इसको डाला जाएगा। जैसे पोलियो पिलाई जाती है वैसे ही नाक में 2 बूंद डाले जाएंगे जिंदगी के, जो आपको कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम बनाएंगे। याद रखना है, आयु का वर्ग 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए दिया जाएगा, ये याद रखना है। रबर डैम, जी हाँ साथियों, गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है बनाया गया है। डैम मतलब वही पुल टाइप का। और किस नदी पे बनाया गया है? फाल्गु नदी पर बनाया गया है, जो अक्सर सूखी पड़ी रहती है, बरसों से सूखी पड़ी रहती है। और चूंकि गया में है साथियों, तो यहाँ पर जो लोग पिंडदान करते हैं अपने पुरखों का, तो उसके लिए आचमन की आवश्यकता पड़ती है और आचमन में जल का इस्तेमाल होता है। और जल लेने के लिए फाल्गु नदी में पानी ही नहीं था, तो क्या करते थे लोग? गड्ढा खोद के लगभग 2 से 3 फीट गड्ढा खोदते थे, तब धीरे धीरे उसमें पानी इकट्ठा होता था, तब वो आचमन करते थे। तो अब क्या होगा, आचमन की सुविधा जो है लोगों को हो जाएगी। तो इतना याद रखना है, फाल्गु नदी कहाँ? गया में बनाया गया है। रबर से विकसित है, मतलब इसका आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किसने मिलकर आयोजित किया? तो शिक्षा मंत्रालय और NCERT की पहल है। क्या है साथियों? प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी। इसकी थीम रट लीजिएगा, मानवता के लिए योग। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, सभी को पता होगा। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से बैन हटाया, जी हाँ, इस पे बैन लग गया था। तो अब जो है इससे फीफा अंडर-17 महिला WC बोले तो वर्ल्ड कप, जो कि 2022 में भारत में आयोजित होने वाला है, उसके आयोजन का रास्ता साफ हो गया है, अर्थात अब वो आयोजित हो सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनेगा मित्रों? लोथल में बनेगा, जी हाँ, सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर है, गुजरात में स्थित है। आधारशिला इसकी किसने रखी है? मोदी जी ने। लोथल को आप लोग भली भांति जानते होंगे, यज्ञ वेदियाँ मिली हैं यहाँ पर, हाथी दांत का बना पैमाना मिला है, और भी कई चीज़ें हैं, कई विशेषताएं जो है स्वयं में रखे हुए हैं सिंधु सभ्यता की, आप लोग जान रहे होंगे। औरंगाबाद शहर साथियों क्यों चर्चा में है? देश का पहला शहर बना है, किस लिए?
गूगल ने ट्रैफिक डाटा सार्वजनिक किया है इसका, मतलब इसने अपना डाटा गूगल को दिया है। वैसे गूगल रखता ही है सभी का डाटा, लेकिन पब्लिक नहीं करता। लेकिन इस शहर के डाटा को पब्लिक कर दिया है। क्यों किया है? अनुसंधान समूहों की हेल्प करने के लिए। मतलब जो लोग रिसर्च करते रहते हैं, चाहे वो प्रशासन हो या फिर पर्यावरण हो या फिर अन्य क्षेत्र हों, उन पर रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरह से शहर को और ज़्यादा उत्पादक बनाया जाए, इको फ्रेंडली बनाया जाए। तो इन अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने इसके डाटा को जो है पब्लिक कर दिया है। आधार क्या था इसको पब्लिक करने का? क्योंकि गूगल एक सर्विस चलाता है, उसका नाम है एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर। तो उसके माध्यम से जो शहर हैं उनका डाटा इकट्ठा करता है और उसको जारी करता है। किसके द्वारा? एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर सुविधा के तहत, सर्विस के तहत। और स्वाभाविक सी बात है, उससे अनुसंधान समूहों की हेल्प होती है और शहर का विकास सुनिश्चित होता है। तो औरंगाबाद ऐसा शहर है। औरंगाबाद और किस लिए प्रसिद्ध है ये भी पता होना चाहिए। एलोरा और अजंता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। INS विक्रांत चर्चा में क्यों है? क्योंकि नौसेना में शामिल किया गया है। और क्या है? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। समंदर में तैरता शहर, इसको संज्ञा दी है किसने? मोदी जी ने। अनावरण इसका मोदी जी ने ही किया है। शहर यहाँ पे गलत हो गया है, उसको मुद्दा मत बनाइएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अब जो है भारत एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हो जाएंगे? 2। पहला कौन सा है? INS विक्रांत, तो अभी हुआ है शामिल। और पहला कौन सा है? INS विक्रमादित्य। तो अब 2 हो जाएंगे एयरक्राफ्ट। चाइना और रूस जैसे गिने चुने लोगों के पास ही ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा कि नाम से विदित है, एयरक्राफ्ट मतलब जो हेलीकॉप्टर हैं और ये वायुयान वगैरह हैं, इनकी लैंडिंग यहाँ हो सकती है और यहाँ से ये उड़ान भी भर सकते हैं। और काफ़ी आधुनिक सुविधाओं से लैस है साथियों। यहाँ पर खाने की एकदम बेहतर व्यवस्था की गई है। 5000 लोगों के लिए पर डे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। 1 घंटे में लगभग 3 या 300 रोटियां जो हैं सेंके जाने की सुविधा है। इसीलिए उन्होंने समंदर में तैरता शहर की संज्ञा दी है मोदी जी ने। नौसेना का नया फ्लैग भी लॉन्च किया है इसी अवसर पर। उस पर जो क्रॉस का चिन्ह होता था उसको जो है अब शिवाजी की सील के चिन्ह से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और क्या है साथियों, इस पे एक वाक्य लिखा है, ध्येय वाक्य, सम नो वरुणा। सम नो वरुणा का मतलब होता है वरुण जल के देवता हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है सम नो वरुणा किससे संबंधित है? ऋग्वेद, वायुसेना, थल सेना, अथर्ववेद, इस तरह से विकल्प दिए रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ तो मुश्किल से ही पूछा जा सकता है, लेकिन संबंध पूछा जा सकता है कि किससे है सम नो वरुणा। या फिर पूछा जाएगा कि नौसेना का ध्येय वाक्य कौन सा है। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो कि गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है साथियों, इसको जो है अब गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हो गया है। याद रखना है। तो भारत का पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? गुजरात के बड़ोदरा में। मैं उसको यहाँ पर लिखना भूल गया, तो आप लोग लिख लीजिएगा। भारत का पहला और दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय मित्रों कहाँ होगा? तेलंगाना में। उसने एक्ट लागू कर दिया है अपने यहाँ। इससे पहले जो कितने देश हैं जहाँ पर वन विश्वविद्यालय हैं? तो रूस और चाइना हैं। एक एक वन विश्वविद्यालय यहाँ पर है। भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है। अब है हसीना जी की बात करते हैं। शेख हसीना ने हाल ही में भारत की यात्रा की है। उस यात्रा के दौरान हसीना जी और मोदी जी के बीच में 7 समझौते हुए हैं जो कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। वहाँ हमको नहीं जाना है। जो मुख्य बात है इस समझौते में है वो है कुशियारा नदी समझौता। जी हाँ, बांग्लादेश और असम में बहती है कुशियारा नदी। तो अब जो है समझौता हो गया है। इसके तहत
जल जो है उसका बंटवारा आसानी से किया जा सकेगा निहित शर्तों के तहत। तो इससे किसको किसको लाभ मिलता था भारत में कुशियारा नदी से? MNP बोले तो मणिपुर, MJRM बोले तो मिजोरम और तीसरा असम। इन तीनों को जल प्राप्त होगा, अब कोई विवाद नहीं रहेगा। चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सबसे पहला सवाल। क्यों चर्चा में है? देखते हैं। लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में भी हनले क्षेत्र, जी हाँ एकदम निर्जन क्षेत्र है साथियों, वहाँ पर ये चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। क्यों चर्चा में? क्योंकि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा? खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा का प्रसार भारत की ओर होगा। साथ ही और देश के भी लोग जाएंगे घूमने वहाँ पर मज़ा लेने। तो क्या है साथियों, ये नाइट स्काई सेंचुरी क्या होता है? यहाँ पर मैक्सिमम अंधेरा सुनिश्चित किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खगोलीय पिंड हैं, तारे हो गए और ग्रह हो गए, इनको सटीकता के साथ देखा जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग आनंद लेने अंतरिक्ष का यहाँ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा किया जाता है। इस तरह से घर वगैरह को, जो घरों से निकलने वाले प्रकाश को प्रबंधित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा रहे। पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में है? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और वैदिक तारामंडल यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। किस जिले में? नदिया जिले में। याद रखना है, ये जो धार्मिक स्मारक होगा ये कंबोडिया के अंकोरा वाट मंदिर का स्थान लेगा। जी हाँ साथियों, याद रखना है इसको। फिर है पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क को जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। याद रखना है किसको? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या फिर पदमजा नायडू चिड़ियाघर को। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। और दार्जिलिंग कहाँ स्थित है साथियों? वेस्ट बंगाल में, WB वेस्ट बंगाल में स्थित है साथियों। और दार्जिलिंग की चाय जो थी उसको 2004 में पहली बार GI टैग दिया गया था। ये भारत का पहला प्रोडक्ट था जिसे GI टैग प्राप्त हुआ था। याद रखना है। TMD बोले तो तमिलनाडु, यहाँ पर 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। किसको? अगस्त मलाई को। जी हाँ, और तमिलनाडु का तो 5वां हो गया है, देश का ये 32वां हाथी रिजर्व है। तो पूछा जाए देश में कितने हाथी रिजर्व हैं, तो 32 हाथी रिजर्व हैं। सवाल अगला पूछा जा सकता है फिर 31वां कौन सा है? तो सिंगफन हाथी रिजर्व, जो कि NGL अर्थात नागालैंड में स्थित है, 2018 में स्थापित हुआ था। बात करें अगस्त मलाई BSR का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है केरल और तमिलनाडु में स्थित है, 2 राज्यों में। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 18वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व था। ब्लू प्लैक सम्मान, जी हाँ नीली पट्टिका सम्मान एक तरह की पट्टी है, जैसा कि नाम से महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। ब्लू प्लैक सम्मान किसे दिया गया है? दादा भाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को। ये दर्जा किसे दिया जाता है? जो लंदन में ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है ब्लू प्लैक सम्मान दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। दादा भाई नौरोजी जो हैं, स्वतंत्रता में इनका अभूतपूर्व योगदान था। फिर है इंडिया रैंकिंग 2022 उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग है साथियों। लगातार चौथे वर्ष जो टॉप पर रहा है वो IIT मद्रास रहा है ओवरऑल श्रेणी में। याद रखना है, बाकी अलग अलग श्रेणियां दी हैं वो कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसको छोड़ना है। केवल यही एक श्रेणी ओवरऑल वाली आपको याद रखनी है। IIT मद्रास इसमें प्रथम स्थान पर है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो दूसरी, FE का मतलब फीमेल, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अब सवाल बनता है पहली कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। और साथियों ये पहली ST महिला राष्ट्रपति बनी हैं। महिला क्या, पुरुष वर्ग में भी, मतलब पहली
एसटी बोले तो जनजातीय व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। एन.वी. रमन्ना ने मित्रों इनको शपथ दिलवाई है। शपथ का जो डे है, जो तिथि है, उसको भी याद रखना है, 25 जुलाई 2022 एन.वी. रमन्ना ने शपथ इनको ग्रहण करवाई है। शपथ का साथियों उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना 60वें अनुच्छेद में है। बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इनका क्रम कौन सा है? पद के अनुसार ये 16वीं राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के अनुसार 15वीं राष्ट्रपति हैं। पद के अनुसार 16 क्यों साथियों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 2 बार विधायक रह चुकी हैं। पार्षद के रूप में इन्होंने राजनीति में कदम रखा था पहली बार। झारखंड में ये राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राज्यपाल और पहली एसटी मतलब जनजातीय समूह से आने वाली राज्यपाल। जन्म इनका कहाँ हुआ था? मयूरभंज में, जो कि कहाँ स्थित है? ओडियाई बोले तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है। संथाल जनजाति से संबंधित हैं। बात करें राष्ट्रपति पद की बात, तो हम लोग देख ही चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में बात की गई है और 60 में शपथ की बात की गई है, 61 में महाभियोग की बात की गई है। और आप लोगों को पता ही होगा कि सभी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति चुनाव को अंजाम देते हैं, मतलब चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल तैयार होता है और फिर वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। 2 और साथियों शामिल होते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदन। कौन कौन से विधानसभाएं शामिल होती हैं? एक तो दिल्ली हो गया, दिल्ली विधानसभा, और दूसरा हो गया पांडिचेरी। अब तीसरा जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये मिलकर निर्वाचक मंडल तैयार करते हैं और ये निर्वाचक मंडल चयन करता है किसका? राष्ट्रपति का। जगदीप धनखड़ साथियों एक सवाल और है, द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन था? तो याद रखना है यशवंत सिन्हा जी इनके विपक्ष में थे, जो हार गए थे। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से थी, एनडीए, और जो यशवंत सिन्हा जी थे वो यूपीए की तरफ से थे, याद रखना है। जगदीप धनखड़ साथियों 14वें उपराष्ट्रपति, यूपीआरपीटी का मतलब उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के। इनसे पहले वेंकैया जी थे। विपक्ष में इनके कौन था? मार्गरेट एल्वा। राष्ट्रपति पद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ जी। झुंझुनू में इन्होंने झुंझुना बजाया था, बोले तो झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। और झुंझुनू साथियों कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि 2018 में यहाँ से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत महिलाओं और जो बच्चे हैं उनमें पोषण को सुनिश्चित करना उसका उद्देश्य था मिशन का। तो ये जो हैं जगदीप धनखड़ जी पहले जेडीयू में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में। ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है, याद रखना है इसको। और 56 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। और राष्ट्रपति के अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो आर्टिकल 54 याद रखना है। ग्यारह नए रामसर स्थल साथियों घोषित हुए हैं भारत में। तो अब कितने हो गए? 75। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल गिरना तय है। 2022 में 28 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। तो ओडिशा से 3 रामसर स्थल घोषित हुए हैं। कौन कौन से? टम्पारा झील, फिर है हीराकुंड रिजर्व। जी हाँ, हीराकुंड बांध जो है कहाँ? महानदी पे स्थित है।
उड़ीसा में ही। तो हीराकुंड, के का मतलब कुंड है, हीराकुंड रिजर्व। और तीसरा है अंशुपा झील, याद रखना है। फिर है यशवंत सागर, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, इसको शामिल किया गया है। फिर चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, कहाँ, तमिलनाडु का। तमिलनाडु से 3 किए गए हैं, याद रखना है, 3 क्या 4। फिर है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये भी तमिलनाडु में है। बुडवुर पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। और काजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। 5 हैं साथियों। फिर ठाणे क्रीक तमिलनाडु में नहीं साथियों, ये जो है महाराष्ट्र में होगा, ये याद रखना है हमको। ये गलत हो गया यहाँ पर, तमिलनाडु हटा के महाराष्ट्र कर लीजिएगा। ठाणे क्रीक वही जहाँ से पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी, ठाणे क्रीक। हाइगम वेटलैंड और हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व और सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ये दोनों जम्मू कश्मीर से। तो 2 जम्मू कश्मीर से हैं, 4 जो हैं तमिलनाडु से हैं, एक महाराष्ट्र से है, और एक मध्य प्रदेश से है, और 3 उड़ीसा से हैं। तो कुल 11 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। रामसर स्थल की अवधारणा जो है साथियों, रामसर कन्वेंशन के तहत आई थी। जो एक स्थान है साथियों, रामसर कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। वहाँ पर दुनिया के देशों ने मिलकर एक संकल्प लिया था कि जो भी आर्द्र भूमियाँ हैं या वेटलैंड हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आर्द्र भूमियाँ साथियों क्या होती हैं, आर्द्र भूमियाँ जल और स्थल का संक्रमण क्षेत्र होती हैं, एक तरह से दलदल होती हैं, जहाँ पर जल और स्थल दोनों मिलते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने भी, तो ऐसे ही स्थल होते हैं जिनको आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। तो 2 फरवरी को साथियों प्रतिवर्ष वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। बात करें रामसर कन्वेंशन, तो 1971 में यूनेस्को ने इसको स्थापित किया था। यूनेस्को की बात हम कर ही चुके हैं, 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और जो रामसर स्थल है, देखिए नाम है राम से, और है कहाँ, मुस्लिम कंट्री में, ईरान में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं साथियों, वो कहाँ, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरा नंबर मैक्सिको का है। भारत में साथियों सर्वाधिक रामसर साइट किस प्रदेश में है, तो याद रखना है तमिलनाडु में 14, दूसरे नंबर पर हमारे उत्तर प्रदेश का है स्थान। 10 हैं रामसर साइट, याद रखना है। यूपी स्पेशल में आपको बता भी चुका हूँ। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है साथियों, वो चिल्का झील है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि, याद रखना है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कार्यक्रम साथियों 2012 में शुरू किया गया था। बात यदि की जाए, सवाल जो पूछा जाता है अक्सर, इसमें मेंशन नहीं किया इन लोगों ने कि भारत ने इस पर कब साइन किए थे, तो याद रखना 1 फरवरी 1982 को, एकदम 11 साल के बाद इस पे साइन किए थे। ये याद रखना फैक्ट आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है परख, क्या है साथियों, फुल फॉर्म इसकी देख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी हाँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। केंद्र का नियामक है साथियों। एनसीईआरटी की एक इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई है, और काम इसका क्या है, रट्टा मार प्रणाली को समाप्त करना है, बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना है। तो ये जो है साथियों राष्ट्रीय घटनासार के तहत जो पहली यूनिट है राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और पार्ट 2 जल्द ही आपको उपलब्ध करवाता हूँ। और इसके बाद 3 से 4 दिन में पूरा घटनासार निचोड़ के आपके समक्ष रख दूंगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कितना महत्वपूर्ण है साथियों, ये जो है पिछली सीरीज को यदि आपने देखा होगा, उससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।